हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 16 कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट पढ़ेंगे। कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें कुछ चेंजेस करे गए हैं। सीआरपीसी में कुछ प्रोविजंस नहीं थे, बट बीएनएसएस में कुछ नए चीज़ें ऐड करी गई हैं, तो इसलिए अब ये और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और कंप्लेंट क्या होता है ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो कंप्लेंट बीएनएसएस में 2H में गिवन है। हम लोग डेफिनेशन वाला सेक्शन 2 कंप्लीट कर चुके हैं, वहाँ पे कंप्लेन को डिफ़ाइन किया गया है। अभी के लिए आप इतना जानिए, कंप्लेन एलिगेशंस हैं जो रिटर्न में हो सकते हैं और ओरली हो सकते हैं। मैजिस्ट्रेट को बताया जा रहा है किसी पर्सन के ख़िलाफ़ एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं और इसमें पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है। तो कोई पर्सन कोई ओरली या फिर रिटर्न में किसी और पर्सन के ख़िलाफ़ एलिगेशन लगा रहा है और इस बात की जानकारी वो मैजिस्ट्रेट को दे रहा है और वो चाहता है कि मैजिस्ट्रेट इसका संज्ञान लें, इसका कॉग्निजेंस लें और इस पर फर्दर एक्शन लें, तो उसको हम कंप्लेन कहेंगे। और इसमें क्या नहीं आएगा, तो इसमें पुलिस रिपोर्ट नहीं आएगी। बाकी आप डिटेल में जानने के लिए सेक्शन 2 पे जो हमने वीडियो कवर किया है उसको जाकर देख सकते हैं। ओके, तो चैप्टर 16 में दिया है कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट। सेक्शन 223 बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट की। सबसेक्शन 1 कहता है अ मैजिस्ट्रेट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन while taking cognizance of an offence on complaint shall examine upon oath the complainant and the witnesses present, if any, and the substance of such examination shall be reduced to writing and shall be signed by complainant and witnesses and also by the magistrate। तो सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि वो मजिस्ट्रेट जो कि एम्पावर्ड है कॉग्निजेंस लेने के लिए, जो कंप्लेन में जो ऑफेंस बताया जा रहा है उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने के लिए एम्पावर्ड है, ज्यूरिसडिक्शन है उसके पास, ऐसा मजिस्ट्रेट क्या करेगा, जब उसके पास कंप्लेन आएगी तो कोई कंप्लेनेंट आएगा, उस कंप्लेनेंट को वो एग्ज़ामिन करेगा और अगर विटनेसेस हैं उसके साथ तो उन विटनेसेस को भी एग्ज़ामिन करेगा। जो भी एग्ज़ामिनेशन किया गया है उसको वो रिकॉर्ड करेगा राइटिंग में और विटनेसेस से साइन करवाएगा। अगर विटनेसेस से एग्ज़ामिनेशन किया है, कंप्लेनेंट से साइन करवाएगा और ख़ुद भी साइन करेगा। तो ये कहता है हमारा सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2 कहता है इसके बाद प्रोविज़ो है, इसके बाद प्रोविज़ो है जो आप पिंक से हाईलाइटेड प्रोविज़ो देख रहे हैं, या ये बीएनएस में है, बीएनएसएस में है और ये सीआरपीसी में नहीं था। तो जो ये पिंक से हाईलाइटेड प्रोविज़न है ये न्यू प्रोविज़न है। यहाँ पे बोला जा रहा है प्रोवाइडेड दैट नो कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस शैल बी टेकन बाय अ मैजिस्ट्रेट विदाउट गिविंग अक्यूज्ड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मजिस्ट्रेट के द्वारा कोई भी संज्ञान नहीं लिया जाएगा जब तक अक्यूज्ड को अपॉर्चुनिटी नहीं दे दी जाती, उसको सुन नहीं लिया जाता, तब तक मजिस्ट्रेट के द्वारा कोई भी संज्ञान नहीं लिया जाएगा। Provided further that when the complaint is made in writing, the magistrate need not examine the complainant and the witnesses। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब कंप्लेन राइटिंग में मजिस्ट्रेट को की गई है तो नीचे दिए गई 2 सिचुएशंस में मजिस्ट्रेट पे ड्यूटी नहीं है, ज़रूरत नहीं है कि मजिस्ट्रेट कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस को एग्ज़ामिन करे। तो कब एग्ज़ामिनेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी, जब जो कंप्लेन है वो राइटिंग में है और पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किया गया है, इन द ऑफिशियल डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी के द्वारा, पब्लिक सर्वेंट के द्वारा कंप्लेन राइटिंग में करी गई है, या फिर कंप्लेन कोर्ट के द्वारा करी गई है, या फिर मैजिस्ट्रेट को केस मेकओवर किया गया है अंडर सेक्शन 112, तब मैजिस्ट्रेट पे ड्यूटी नहीं है, ज़रूरत नहीं है कि वो कंप्लेनेंट का एग्ज़ामिनेशन करे।
Provided also that if the magistrate make over the case to another magistrate under section 112 after examining the complainant and the witnesses, the later magistrate need not re-examine them. तो एक मजिस्ट्रेट थे, उनके पास कंप्लेन आई, उन्होंने क्या करा, जो कंप्लेनेंट था, जो विटनेस था, उसको एग्जामिन कर लिया और उसके बाद उन्होंने दूसरे मजिस्ट्रेट को केस को मेक ओवर करा। तो वो जो दूसरे वाले मजिस्ट्रेट हैं उन्हें दोबारा से एग्जामिन करने की ज़रूरत नहीं है कंप्लेनेंट को और विटनेसेस को, ये बोला जा रहा है। इसके बाद जो सबसेक्शन 2 है ये सीआरपीसी में नहीं था। अगर आप कंप्लेन का चैप्टर देखेंगे, चैप्टर 15 है सीआरपीसी में, तो वहाँ पर ये सबसेक्शन 2 नहीं था, बिल्कुल नया प्रोविज़न है जो यहाँ पर इंसर्ट किया गया है। क्या बोला जा रहा है सबसेक्शन 2, अ मजिस्ट्रेट शैल नॉट टेक द कॉग्निजेंस ऑन कंप्लेन अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट फॉर द ऑफेंस एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड इन द कोर्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी और फंक्शंस अनलेस। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब पब्लिक सर्वेंट जो है वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी कर रहा था और उसके अगेंस्ट कंप्लेन आ रही है, जब वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी कर रहा था, उस ड्यूटी में जो भी उसने किया उसके अगेंस्ट फिर कोई कंप्लेन कर रहा है, तो मैजिस्ट्रेट ऐसे ही कॉग्निजेंस नहीं ले लेंगे। क्या कब लेंगे कॉग्निजेंस? तो यहाँ पर बोला जा रहा है क्लॉज ए में, क्लॉज ए बोल रहा है सच पब्लिक सर्वेंट इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू मेक असर्शन एज टू द सिचुएशन दैट लीड टू द इंसिडेंट सो एलिज्ड। तो पब्लिक सर्वेंट को एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो अपनी तरफ से बता सके सिचुएशन को कि क्या इंसिडेंट हुआ, and a report containing facts and circumstances of the incident from the officer superior to the public servant is received। तो बोला जा रहा है कि जो भी पब्लिक सर्वेंट है उसका कोई सुपीरियर ऑफिसर होगा, उससे रिपोर्ट लिया जाएगा। तो पहले उसके सुपीरियर ऑफिसर से रिपोर्ट लिया जाएगा और जो भी पब्लिक सर्वेंट है जिसके अगेंस्ट कंप्लेन करी जा रही है उसको सुना जाएगा, उसके बाद कॉग्निजेंस लिया जाएगा। तो ये प्रोविज़न नया प्रोविज़न है, आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है सेक्शन 224 प्रोसीजर बाय मैजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक द कॉग्निजेंस ऑफ केस। सेक्शन 224 बात कर रहा है इफ़ अ कंप्लेन इज मेड टू अ मैजिस्ट्रेट हु इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक द कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस शैल इफ द कंप्लेन इज मेड इन राइटिंग रिटर्न इट फॉर द प्रेजेंटेशन टू अ प्रॉपर कोर्ट विद एन एंडोर्समेंट टू दैट इफेक्ट। इफ़ द कंप्लेन इज़ नॉट इन राइटिंग डायरेक्ट द कंप्लेनेंट टू द प्रॉपर कोर्ट। अभी हमने पढ़ा जो एग्जामिनेशन मैजिस्ट्रेट कर रहे थे, जो संज्ञान मैजिस्ट्रेट ले रहे थे, वो ऐसे मैजिस्ट्रेट थे जिनके पास पावर था कॉग्निजेंस लेने का, जिनके पास ज्यूरिसडिक्शन था, वो मैजिस्ट्रेट एग्जामिनेशन कर रहे थे, उनके सिवा कोई और नहीं कर रहा था। तो सेक्शन 224 कह रहा है अगर कंप्लेन ऐसे मजिस्ट्रेट के पास पहुंच जाती है कि जिसके पास संज्ञान लेने की पावर नहीं है तो क्या होगा। तो अगर राइटिंग में कंप्लेन पहुंची है तो उस कंप्लेन को प्रॉपर कोर्ट में भेज दिया जाएगा, उसमें इंडोर्समेंट कर दिया जाएगा और प्रॉपर कोर्ट में भेज दिया जाएगा। अगर वो राइटिंग में नहीं है और पर्सन खुद ही गया है, कंप्लेनेंट खुद ही गया है, तो उस पर्सन को प्रॉपर कोर्ट में भेज दिया जाएगा जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन होगा। उसके बाद है सेक्शन 225 जो बात करता है पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस। इशू ऑफ प्रोसेस क्या होता है? तो जब मजिस्ट्रेट को लगता है कि आगे कार्रवाई करनी चाहिए तो वो अक्यूज्ड को बुलाएंगे, सम्मन जारी करेंगे, सम्मन केस होगा, या फिर अक्यूज्ड नहीं आ रहा है तो वारंट इशू करेंगे, वारंट केस है तो वारंट इशू करेंगे। तो इसी को हम लोग इशू ऑफ प्रोसेस बोलते हैं। सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 225 बात करता है एनी मैजिस्ट्रेट ऑन द रिसिट ऑफ अ कंप्लेन ऑफ एन ऑफेंस ऑफ विच ही इज़ ऑथराइज्ड टू टेक कॉग्निजेंस और विच हैज़ बीन मेड ओवर टू हिम अंडर सेक्शन 212 में, वर्ड क्या है, मे है, इफ़ ही थिंक्स फिट एंड शैल इन केस वेयर द अक्यूज्ड इज रिसाइडिंग एज अ प्लेस at a place beyond the beyond the area in which he exercises jurisdiction। इतना समझ लीजिए, यहाँ पे बोला जा रहा है मजिस्ट्रेट को कंप्लेन मिली है। कंप्लेन कैसी है? जिसका कॉग्निजेंस लेने के लिए उनके पास पावर है, ऑथराइज हैं, वो संज्ञान ले सकते हैं।
मतलब ज्यूरिसडिक्शन तो है उनके पास। अब एक जगह वर्ड मे यूज़ हुआ है और एक जगह वर्ड शैल यूज़ हुआ है। तो मे कहाँ पर यूज़ हुआ है? जहाँ पर उनको ज़रूरी लगता है। और शैल कहाँ पे यूज़ हुआ है? जहाँ पर अक्यूज्ड पर्सन उनकी ज्यूरिसडिक्शन के बाहर रहता है। मतलब अगर उनकी ज्यूरिसडिक्शन एक डिस्ट्रिक्ट में है तो वो दूसरी डिस्ट्रिक्ट में रहता है एग्जाम्पल के तौर पे, तो वहाँ पर शैल वर्ड यूज़ हुआ है। आगे क्या लिखा है? पोस्टपोन द इशू ऑफ प्रोसेस अगेंस्ट द अक्यूज्ड। तो वो क्या करेंगे? जो इशू ऑफ प्रोसेस है, जो अभी हमने समझा इशू ऑफ प्रोसेस क्या होता है, उसको पोस्टपोन कर देंगे। मतलब मजिस्ट्रेट हैं, उनको कंप्लेन मिली और अगर अक्यूज्ड उनकी ज्यूरिसडिक्शन में रहता है तो वो चाहें तो इशू ऑफ प्रोसेस को पोस्टपोन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। मतलब अक्यूज्ड उनकी ज्यूरिसडिक्शन में रहता है, अब उनको लगता है कि अभी नहीं बुलाना चाहिए, अभी सम्मन या फिर वारंट इशू नहीं करना चाहिए, तो वो नहीं करेंगे। उन्हें लगता है करना चाहिए तो वो करेंगे, क्योंकि वर्ड में यूज़ हुआ है। लेकिन अगर वही अक्यूज्ड जिसके खिलाफ कंप्लेन की गई है वो उनकी ज्यूरिसडिक्शन के बाहर रहता है, तो क्या करेंगे? तो पहले वो इशू ऑफ प्रोसेस को पोस्टपोन करेंगे और क्या करेंगे? either inquire into the case himself or direct an investigation to be made by a police officer or by such other person as he thinks fit for the purpose of deciding whether or not there is a sufficient ground for proceeding। तो वो या तो खुद इंक्वायरी करेंगे या फिर पुलिस ऑफिसर को कहेंगे कि तुम इन्वेस्टिगेशन करो, किसी और पर्सन को भी कह सकते हैं कि तुम इन्वेस्टिगेशन करो, एविडेंसेस लेकर आओ और बताओ कि क्या आगे ग्राउंड्स बन रहे हैं आगे का प्रोसीजर फॉलो करने के लिए। तो सपोज़ करिए एक मजिस्ट्रेट है जिसके पास एक कंप्लेन आती है और जिस व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेन आई है, जो अक्यूज्ड है, वो दूसरी ज्यूरिसडिक्शन में रहता है, वो बाहर रहता है उनकी ज्यूरिसडिक्शन के पास। तो वो पहले खुद सुनिश्चित करेंगे ना, अपने आप को पक्का करेंगे ना कि हाँ इसने ऑफेंस किया है, अभी मैं इसको बुलाऊं। ऐसा तो नहीं वो डायरेक्ट बुला लेंगे और पता चला कि उसके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंसेस ही नहीं थे, वो बेचारा दूर से भागा चला आ रहा है। इसीलिए वर्ड शैल यूज़ हुआ है। तो वहाँ जहाँ पर अक्यूज्ड बाहर रहता है वहाँ पर मजिस्ट्रेट को इंक्वायरी करनी ही करनी है पहले, या फिर इन्वेस्टिगेशन करवानी है। बट जहाँ पर अक्यूज्ड उनकी ज्यूरिसडिक्शन में रहता है वहाँ पर मैजिस्ट्रेट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो प्रोसेस को इशू ऑफ प्रोसेस को पोस्टपोन करते हैं या फिर नहीं करते हैं, प्रोवाइडेड दैट नो सच डायरेक्शन फॉर इन्वेस्टिगेशन शैल बी मेड। तो यहाँ पे बताया जा रहा है दो कंडीशंस जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन नहीं दिया जाएगा। पहला क्या है? वेयर इट अपेयर्स टू द मैजिस्ट्रेट दैट द ऑफेंस कंप्लेंड ऑफ इज ट्रायलेबल एक्सक्लूसिवली बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। तो जहाँ पर ट्रायल किसके द्वारा होना है? कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा। वहाँ पर पुलिस ऑफिसर या किसी और पर्सन को इन्वेस्टिगेशन करने का डायरेक्शन नहीं दिया जाएगा। तो फिर क्या दिया जाएगा? तो आगे का प्रोसेस क्या होगा? तो आप हाईलाइटेड वाला प्रोविज़ो देखिए, प्रोवाइडेड दैट इफ अपेयर to the magistrate that the offence complaint of is trialable exclusively by the court of session, he shall call upon the complainant to produce all his witnesses and examine them on oath। तो कंप्लेन ऐसी आई है मजिस्ट्रेट के पास जिसका कॉग्निजेंस, जिसका ट्रायल किसके द्वारा होना है? कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा होना है। तो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के डायरेक्शंस नहीं दिए जाएंगे, लेकिन कंप्लेनेंट को बुलाया जाएगा, विटनेसेस को बुलाया जाएगा और उन्हें ओथ पे एग्जामिन किया जाएगा। क्लॉज बी कहता है वेयर द कंप्लेन हैज़ नॉट बीन मेड बाय अ कोर्ट अनलेस द कंप्लेनेंट एंड द विटनेसेस प्रेजेंट इफ एनी हैव बीन एग्जामिन्ड ऑन ओथ अंडर सेक्शन 223। तो बोला जा रहा है कंप्लेन किसके द्वारा की गई है? कोर्ट के द्वारा नहीं की गई है, कोर्ट के द्वारा किसी और पर्सन के द्वारा की गई है। और जो कंप्लेनेंट है और उसके विटनेसेस हैं उनका जब एग्जामिनेशन हो जाएगा ओथ पर 223 के अंदर, उसके बाद डायरेक्शन दिया जाएगा। मतलब समझिए, अगर कंप्लेन कोर्ट के द्वारा दी गई है तो डायरेक्शन नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कोर्ट के अलावा कोई और है, मतलब कि कोई कंप्लेनेंट है, कोई पर्सन कंप्लेनेंट है और उसके विटनेसेस हैं। जब उन लोगों का एग्जामिनेशन ओथ पर हो जाएगा 223 के अंदर, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया जाएगा। जब तक ओथ पे एग्जामिनेशन नहीं होता कंप्लेनेंट का एंड विटनेसेस का, इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं दिया जाएगा।
ओके फिर सबसेक्शन 2 कहता है एन इंक्वायरी अंडर सबसेक्शन 1 द मैजिस्ट्रेट में इफ ही थिंक्स फिट टेक द एविडेंस ऑफ विटनेसेस ऑन ओथ। तो अगर मैजिस्ट्रेट चाहे तो एविडेंसेस भी ले सकते हैं इंक्वायरी के दौरान विटनेसेस का ओथ पर। एग्जामिन तो कर रहे हैं, एविडेंसेस भी ले सकते हैं। फिर सबसेक्शन 3 कहता है if an investigation under subsection 1 is made by a person not being a police officer, he shall have for that investigation all the power conferred by this Sahita on an officer in charge of a police station except the power to arrest without warrant। तो अगर कोई और पर्सन है, पुलिस ऑफिसर के अलावा किसी और पर्सन को एम्पावर किया जा रहा है कि जाओ जाके तुम इन्वेस्टिगेशन करो, तो उस पर्सन के पास सारी पावर होंगी अरेस्ट करने की, जैसे भी अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट का चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। वही प्रोसीजर फॉलो करके वो पर्सन भी अरेस्ट करेगा, बट उसके पास बिना वारंट के अरेस्ट करने का पावर नहीं होगा। सिर्फ इतना सा फ़र्क है, ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि क्या इन पुलिस ऑफिसर के अलावा कोई और भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है? तो हाँ, अगर किसी पर्सन को मैजिस्ट्रेट के द्वारा एम्पावर किया गया है तो वो पर्सन भी कर सकता है। उसके पास सारी पावर रहेगी, अरेस्ट का प्रोसीजर पूरा फॉलो करेगा, बट वो बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकता है। उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन है 226 डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट। If after considering the statement on oath, if any, of the complainant and of the witnesses and the result of inquiry or investigation, if any, under section 225, the magistrate is of opinion that there is no sufficient ground for proceeding, he shall, क्या लिखा है? shall लिखा है, dismiss the complaint and in every such case he shall briefly record his reason for doing so। सिंपल है। तो जहाँ पर मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई प्रामा फेसाई केस नहीं बन रहा है तो वहाँ पर वो क्या करेंगे, कंप्लेंट को डिसमिस कर देंगे। और सब कुछ उन्होंने एग्जामिन करा, ओथ पे ले लिया स्टेटमेंट विटनेसेस का और कंप्लेनेंट का, उनको लगता है कोई रीज़न ही नहीं है आगे प्रोसीड करने का, तो वो कंप्लेंट को डिसमिस कर देंगे और वो रीज़न रिकॉर्ड करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का चैप्टर 16 कंप्लीट हो गया है। ये इंक्वायरी का प्रोसीजर है जहाँ पर देखा जा रहा है कि जो कंप्लेन है वो ट्रुथ है, फॉल्स तो नहीं है, एलिगेशन सही हैं और आगे प्रोसीड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इसके साथ हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको लेक्चर हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।